नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे आम बजट 2022 के बारे में। आखिर क्या है आम बजट 2022 में आम लोगों के लिए, और जैसे कोरोना का संकट पिछले 2 साल से पूरा देश और दुनिया जो है झेल रही है, तो उसे देखते हुए कितना प्रभावी है, कितना असरदार है उन लोगों के लिए जो विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं कोरोना के इस संकट काल में। ऐसे सारे ही लोग प्रभावित रहे हैं। साथ ही इसमें हम बातचीत के दौरान ये भी समझने का कोशिश करेंगे कि छात्रों के लिए कितना बेहतर है, युवाओं के लिए क्या कुछ खास है इस आम बजट 2022 में। आज के इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं शारदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर मृदुल जी। मैं प्रोफेसर साहब के साथ बातचीत में समझने का प्रयास करूंगा कि कितना असरदार है आम बजट 2022। प्रोफेसर मृदुल, आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। हाँ, नमस्कार रोहित जी। जी, मेरा पहला और सवाल आपसे, रोहित, मेरा जी प्रोफेसर हाँ, साहब, मेरा प्रोफेसर साहब पहला सवाल आपसे ये है कि आम बजट 2022 जो है वो कितना प्रभावी है पिछले 2 साल का कोरोना संकट को देखते हुए। जी प्रोफेसर साहब। हाँ, रोहित जी, देखिए ये जो बजट आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने। ये इतना आसान तरीके से नहीं प्रेजेंट हो सकता था, क्योंकि बहुत सारी, देखिए देश में बेरोजगारी का इशू था, कोविड के कारण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बहुत बड़ी मुहिम चली थी। तो ये जो बजट है, ये बाकी बजट से एक डिफरेंट बजट है, क्योंकि इसमें जो चैलेंजेस थे, जो भारत के सामने पिछले 2 साल से कोरोना के कारण जो संकट उत्पन्न हो गए थे, जी उससे कैसे उबरा जाए, जी बिल्कुल। उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है बजट है। और जी जिसके 4 आधार स्तंभ है इस बजट के। सबसे पहला है उत्पादकता, जिसको प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। जी दूसरा इस पे फोकस था क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि आप देखिए सभी लोग पूरे विश्व में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी इस पे बहुत बड़ी विश्व स्तर पे मीटिंग भी आयोजित की गई थी जी बिल्कुल। कि ये कैसे ये क्लाइमेट पे जलवायु परिवर्तन जो ये ग्रेटर बहुत बड़ा। ग्रेटर नोएडा में ही यूएनसीसीडी का 2 साल पहले आयोजित हुआ था, जिसमें लगभग 100 देशों के लोग सम्मिलित हुए। जी सर। हाँ, हाँ। तो उसमें से दूसरा जो स्तंभ है वो ये जलवायु परिवर्तन है। और तीसरा फाइनेंसिंग ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट, मींस जो निवेश के लिए कहां से पैसे का अरेंजमेंट किया जाए। और चौथा है प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान। तो चार, अगर देखा जाए तो इस बजट को 4 स्तंभ है इस बार इस बजट। जी और जिसके अंदर जो पूरा फोकस ये रखा गया है कि पिछले 2 सालों से जो हमारी आर्थिक विकास की दर जो धीमी पड़ गई थी, और जो कोरोना संकट के कारण जो आ, आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो गई थी, कैसे उससे उभरा जाए। जी। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया इसके 4 आधार स्तंभ क्या क्या थे बजट के। अब मैं एक एक करके कुछ जो अलग अलग लोगों के सवाल आए हैं उस पे आपसे थोड़ा हाँ, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक हाँ, जो डिजिटल करेंसी है, उसको लीगल हाँ, करने की बात की गई है, और साथ ही उस पर टैक्स जो लगाया तो उससे लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है लोगों के बीच में। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कितना प्रभावशाली होगा ये जो डिजिटल करेंसी को लीगलाइज करने की बात हुई। जी प्रोफेसर साहब। हाँ। देखिए आपने सुना होगा, पिछले साल ने भारत ने दो चीजें हैं। एक है डिजिटल करेंसी, और दूसरा दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। जी देखिए दोनों में एक अंतर है। डिजिटल करेंसी भारत इसको वैधानिक मानता है, और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसको लेके आना चाहता है, जी जो एक अच्छा स्टेप भी है इस डायरेक्शन में। बट दोनों में एक अंतर है। डिजिटल जो करेंसी होगी, उसका कर्ता धर्ता, उसका कस्टोडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जी बट जो क्रिप्टो करेंसी होती है, उसका कोई रेगुलेटर नहीं है। जी देखिए समझना होगा, वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम से गवर्न होती है। जी और तभी भारत सरकार ने, क्योंकि बहुत सारे विश्व देश जो हैं वो डिजिटल करेंसी को लेके आ गए। जी देखिए डिजिटल करेंसी एक तरह से आपका जैसे होता है ना, आपका डिजिटल लॉकर के अंदर जैसे पैसा सेव होता है, उसी तरह से डिजिटल करेंसी है जो आपको इश्यू हो। हम्म, और इसलिए भारत सरकार ये चाहती थी कि हम इसको लेके आए, और जिस
जिससे ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है और जो निवेशक है उनका पैसा सेफ है। बट क्रिप्टो करेंसी के केस में उसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, उसके अंदर ये नहीं पता जैसे लगा कि सकते प्रोफेसर साहब, गवर्निंग एक्टिविटी। हाँ जी हाँ, प्रोफेसर साहब, जैसे कि आरबीआई जो है एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश में यस बनती है, या एक तरीके से यस, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो क्रिप्टो हाँ हाँ, करेंसी जो अभी नहीं अक्सर है, चलन में है, जिसकी बात होती है, लेकिन उसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर यस, नहीं है, इसलिए उसकी उसका ड्रॉबैक है। कोई भी जी नहीं है। जी आप कहीं भी अगर आपका पैसा मान लीजिए उसके अंदर कहीं आपका पैसा मान लीजिए कुछ गलत होता है आपके साथ, जी तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जिसके पास जाके आप उसको क्लेम करें। जी और जिसमें बिल्कुल सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिटकॉइन है, जी जिसमें बिटकॉइन। ज्यादा से ज्यादा निवेशक उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर। जी प्रोफेसर साहब, ये आपने बताया काफी बेसिक डिफरेंस है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता हाँ होता है। मेरा मेरा हाँ, दूसरा सवाल आपसे जो है, कई लोगों के यस, सवाल आ रहे थे, खास करके छात्रों हाँ और युवाओं के, आपके विश्वविद्यालय के भी कुछ हाँ छात्रों के ये सवाल थे कि छात्रों और हाँ। युवाओं के लिए क्या कुछ खास है इस बजट। देखिए, वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में हर साल गवर्नमेंट जो है सरकार प्राइमरी एजुकेशन के लिए से लेके हायर एजुकेशन तक हर साल बजट के अंदर बढ़ोतरी करती है। इस बार जो इन्होंने किया है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी वाले कंसेप्ट को लाने की कोशिश की। आपने देखा होगा सर कि अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर किसी को हासिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बहुत सारी अड़चन है। जैसे ग्रामीण परिवेश का जो विद्यार्थी है वो मुंबई, दिल्ली, पुणे और हैदराबाद और विकसित शहरों में नहीं जा सकता। बहुत सारे कारण हैं, आर्थिक उसमें सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए भारत सरकार ने सोचा कि शिक्षा सभी, और शिक्षा सब एक मूलभूत अधिकार है। जी अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स करना है, जी मुझे अब हार्वर्ड जाने की जरूरत नहीं है सर। अब आप देखेंगे मैं कोर्स एरा पे जाके, जी मैं ईडीएक्स पे जाके वहां के कोर्स यहीं से बैठे बैठे ग्रेटर नोएडा में कर सकता जी हूँ। इससे क्या हो गया, मुझे अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहीं से मिलने लगी। जी इसलिए भारत सरकार ने भी ये डिसीजन लिया है कि हम भी ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी डेवलप करें जिसपे सभी को अधिकार हो, जी सभी को समान रूप से अधिकार हो। मतलब मैं बिल्कुल मामूली सी फीस जमा करके, इवन बहुत सारे कोर्सेज तो ऐसे होते हैं कोर्सेरा पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते जी हैं, जिसको हम मूक बोलते हैं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। जी ऐसे ही इस बार भी भारत सरकार ने कहा है कि हम ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटीज डेवलप करें जहाँ पे आपके पास ई कंटेंट हो अच्छा, जहाँ जी पे आपके पास अच्छे फैकल्टी हो, और और मतलब जो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की विशेषताएं होती हैं वो सब उस पे हो। और गांव में छोटे शहरों में बैठने वाला विद्यार्थी भी जो है उसको एक्सेस कर पाए आसानी से। जैसे आपने देखा होगा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपने सीधे मोबाइल लिया, यूट्यूब पे फटाफट देख लिया। ऐसे ही कोर्सेज जब इस टाइप से आ जाएंगे, क्योंकि वो होगा डिजिटल माध्यम से, जी और जी और वो डिजिटल यूनिवर्सिटी जो होगी वो डिग्रीज भी देना चालू करेगी। जी जैसे सर्टिफिकेट अभी कोर्स अभी की तो बात प्रोफेसर करो। साहब, अभी अभी जो आती है, आपने मूक्स के बारे हाँ में बात किया अभी, तो हाँ अभी जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वो हाँ, एफिलिएटेड किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, वहां से डिग्री मिलती है, लेकिन इसके यस बाद यस एडवांटेज ये हो जाएगा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी से मिलेगी। जी ये यस, बहुत डिजिटल असरदार है। यूनिवर्सिटी से जी जी मिलेगी। प्रोफेसर साहब। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो उन छात्रों को, और जो बहुसंख्यक होंगी, मतलब 90% तो हमारी जो विद्यार्थी हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं, छोटे शहरों से हैं, उनको सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज मिलेगा। जो शहरी क्षेत्र में है, वो तो अच्छी लाइब्रेरी जाके, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकता है, अच्छी चीजें उसको एक्सेस हो सकती हैं। लेकिन जी डिजिटल यूनिवर्सिटी के बनने से उसको ग्रामीण परिवेश के और छोटे शहरों के लोगों को बहुत ज्यादा इसका एडवांटेज है, जी जो प्रोफेसर आर्थिक साहब, कारणों एक से आगे नहीं आ एक हाँ, एक बड़ी समस्या है, बिल्कुल सही आपने बात बताया, बिल्कुल ऐसा है। पाता। नॉर्थ ईस्ट में या फिर कई इंडिया के और अलग अलग रीजन में ऐसे छात्र हैं, या ऐसी जगह आज भी है कि लोग बड़े बड़े शहरों में आकर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। लेकिन एक दूसरी समस्या जो आ रही है, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अभी हाँ हमारे सर, यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर, उसकी बहुत कमी है, यानी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसके लिए भी हाँ क्या सर। कुछ इस बजट में है क्या।
सर उसके देखिए इस बार जो इन्होंने 5G टेक्नोलॉजी की बात की है, जिसको जी प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति का नाम दिया गया है, जिसके अंदर कई डिजिटल लेवल के प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक तो 5G टेक्नोलॉजी बाकी है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा फाइबर नेटवर्क डेवलप किया जाए। जी दूसरा, आप ये देखेंगे कम दामों पे, क्योंकि आपने देखा होगा अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है कि आपके जो इक्विपमेंट्स है बहुत कॉस्टली है। जी जैसे आप आपके लैपटॉप्स हैं, तभी आपने देखा हो स्वयं प्रभा, जी अगर आप देखे होंगे ये गवर्नमेंट जी का एक डीटीएच इनिशिएटिव, चैनल। जी डीटीएच चैनल्स, हाँ, जी इनके माध्यम से, अब जैसे आपको बताऊं, उसमें भी सरकार ही पूरा फंड कर रही है। जी अभी हमने शारदा विश्वविद्यालय में भी 14 डीटीएच चैनल जो है वो लगवाए हैं देश जी पूरे, जहाँ पे हमारे विद्यार्थी भी जो डिफरेंट डिफरेंट विश्व के फैकल्टी मेंबर के द्वारा जो निर्मित ई कंटेंट है जी उसको वो एक्सेस कर पा रहे हैं। जी तो ये इन सब चीजों पे बहुत फोकस किया गया है, इसलिए 5G टेक्नोलॉजी पे इस बजट में काफी फोकस है कि ये इम्प्लीमेंट की जाए। और देखिए अब हम ये नहीं कह सकते किसी विद्यार्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है, या क्योंकि वो भी बहुत ही अब चीप रेट पे, बहुत सस्ते दरों पे अब उपलब्ध होने लगा है। और जी आपने देखा होगा डेटा का, अगर रेट आप कंपेयर करेंगे, जो डेटा हमें मिलता है, अगर आप इसको बाकी देशों के साथ इसका रेट का कंपेयर करेंगे, जो हमारे देश में बहुत ही अब सस्ते दामों पे मिलने लगे, जी क्योंकि प्रोफेसर साहब कंपटीशन एक। हो गया ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, अब आपके पास एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, बिल्कुल कॉम्पिटिटर आपका होंगे तो रिलायंस प्राइस भी है, प्राइस में तो टाटा, जी जी प्राइसिंग स्ट्रेटजी और जो है कंपटीशन उनको होगा। तो सही करना पड़ेगा। आप एक समय देखिए ना, पहले आपको जो सिम कार्ड खरीदना होता था, 2,500 5,000 का सिम कार्ड आता, जी आज क्या है, फ्री में आने लग गया, 10 रुपए का सिम कार्ड आने लग गया। तो जी ये तो डिफरेंस बदलाव आएगा, जहां कंपटीशन होगा आपको चीजें सस्ती मिलेंगी और गुणवत्तापूर्ण, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। पहले आप देखिए, जब आपके घर में लैंडलाइन लगा था तो आपको कितना टाइम वेट करना पड़ा हो, जी 1 साल 2 साल बाद नंबर आता। अब क्या बिल्कुल है, घर मार्केट जाइए तुरंत सिम ले आइए। बिल्कुल लाइन लगे तो होते देखिए, थे बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस में लोग लाइन लगाते थे। हाँ, बस लेकिन आप देखिए ना, आपको 5 मिनट के अंदर आप फोन कीजिए, नेक्स्ट डे या सेम डे आपके घर के अंदर डीटीएच का कनेक्शन, आपके घर के अंदर वाईफाई, वो तुरंत लग जाए। जी प्रोफेसर साहब मेरा एक सवाल और है जिसकी चर्चा बजट के दौरान काफी किया गया और उसके बाद भी जो अलग हाँ, अलग इकोनॉमी से जुड़े हुए जो लोग हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका प्रतिक्रिया आ रहा है कि हाँ। लिक्विडिटी इन इकोनॉमी की चर्चा हो रही है, तो उसे फोकस करते हुए उस पर केंद्रित करते हुए क्या कुछ विशेष प्रावधान किया गया है इस आम बजट में? सर देखिए, लिक्विडिटी किसी भी अर्थव्यवस्था में सब, अगर देखा जाए पूरे अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो इंजन है वो है कंजम्पशन, जी उपभोग। जी अब उपभोग कैसे, अब अगर पूरा देखा, अगर अगर आपको पूरी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करना है, आगे की तरफ लेके जाना है, तो आपको उपभोग बढ़ाना। जी उपभोग तब बढ़ेगा जब लोगों के पास आय आए, जी क्योंकि उपभोग है क्या, उपभोग आय का वो हिस्सा है जो लोग खर्च करते हैं जी मार्केट में। तो इस बार जो फोकस किया है कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी कैसे आए। जी तो देखिए, आपने गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम बनाया। जी पहले 100 रुपए अगर केंद्र सरकार देती थी तो 10 रुपए ही आते थे। जी आज की डेट पे अगर 100 रुपए, तो आपकी जेब में 100 रुपए ही आएगा। जी तो सरकार का फोकस यही है कि लिक्विडिटी कैसे बढ़े सिस्टम के अंदर। वो लिक्विडिटी तभी आपकी बढ़ेगी जब जितनी भी योजना है उसका पूरा 100% बेनिफिट उस पर्सन, उस इंसान, उस व्यक्ति को मिले जो उसके लिए एलिजिबल है। जी इलिजिबल एक यूजर को। जी इलिजिबल जो हाँ, एक उपभोक्ता है उनके पास डीबीटी के माध्यम से एक बढ़िया माध्यम चुना है गवर्नमेंट ने। जी गवर्नमेंट ने, तभी आप देखिए ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, उसका मीनिंग ही वही है सर। इसलिए सबसे पहले सरकार ने जन धन योजना के तहत आपके अकाउंट खुलवाए थे। जी क्योंकि मान लीजिए मुझे सपोज राजस्थान के जैसलमेर के किसी गांव में किसी व्यक्ति को हेल्प करनी है, जी या उसके खाते में पैसे पहुंचाने हैं, उसको सरकारी योजना का फायदा पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? जी मैं उसका नाम पता करके नहीं पहुंचा सकता। जब तक उस व्यक्ति का अकाउंट बैंक में नहीं होगा तब तक उसको सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल सकता। बिल्कुल पहला तो लिक्विडिटी का ये। जी
दूसरा, सरकार ने ये भी एक इसमें प्रावधान रखा है कि अभी देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी आप देखिए $500 बिलियन से ऊपर का हो गया। जी अब सरकार ये भी चाहती है कि इसमें से कुछ हिस्सा, जी कुछ अमाउंट, देखिए अब वो रिजर्व में रखा हो, जी उसको इसलिए रखा जाता है ताकि देश में कभी कोई वित्तीय संकट हो या जी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा फेवरेबल और सरप्लस कंडीशन में रहे। जी क्योंकि पहले क्या होता था सर, हमें बाहर से जितना भी हमारा इंपोर्ट बिल बहुत अधिक होते थे, एक्सपोर्ट से अर्निंग कम होती थी, तो हम जितना भी खर्चा जो होता था वो उस हमारे एक्सेस रिजर्व के थ्रू करते थे। जी अब चीजें चेंज हो गई, अब हमारे पास बहुत अच्छा एक्सेस रिजर्व हो गया। जी तो अब सरकार ये चाहती है उसमें से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज वो यूज किया जाए ताकि मार्केट में पैसा एज अ इंजेक्शन के रूप में आ सके। सर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा इसमें। आपको इसी को लेकर के, खैर पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन मैं एक जनरलाइज व्यू हाँ आपसे इस पे लूंगा। क्योंकि आपने हाँ जो कहा कि जो रिजर्व अमाउंट होता है आरबीआई के पास हाँ हमारे, तो गवर्नमेंट हाँ, जो है वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी में एज ए इंजेक्शन, जो इकोनॉमिक इंजेक्शन का जो यस, प्रोसीजर है, कंसेप्ट है, उसको हाँ फॉलो करते हुए वो चाह रहा है कि कुछ जो रिजर्व अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट हम वापस मार्केट में कैश फ्लो को या फ्लो को बढ़ावा देने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए लाए। लेकिन जो बिल्कुल, मैक्सिमम जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं गवर्नमेंट के, उनका हाँ कहना यह है कि जो रिजर्व अमाउंट है उसे भी गवर्नमेंट लेकर के खर्च कर दे रही है। और इससे क्या है कि और भी हमारे देश में जो संकट, अगर किसी तरीके की क्राइसिस आती है, तो जो रिजर्व अमाउंट है वो जब घट जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसा आलोचकों का कहना होता है। तो एक न्यूट्रल पॉइंट से मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सर। ये क्या फायदेमंद होगा या नहीं। जी सर 1990 में जब देश के समय आर्थिक संकट आया था, उस समय हमारे पास $1 बिलियन से भी कम। $1 बिलियन का मतलब आप समझ लीजिए एक हफ्ते के आपके जो आयात बिल है उसके बराबर। जी तभी भारत को अपना सोना जो है दूसरे देशों में गिरवी रखना पड़ा। बट आज वो ऐसा संकट नहीं है। आज $500 बिलियन से ज्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। और उस समय और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर आ गया। उस समय हम हमेशा लेने की पोजीशन में थे, मतलब जब भी हम ये मान लीजिए हमें हम दूसरों पर निर्भर थे। बट जी अब भारत सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनाए, आज वो इस कंडीशन में है कि दूसरे देशों को भी ऋण आसानी से प्रोवाइड करा इंपोर्ट सकते। कर, जी एक्सपोर्ट हाँ, कर रहे हैं। दूसरे दूसरे हाँ, दूसरे नंबर पे जो आपने बात कही कि हम उससे देश के सामने कोई संकट आ जाएगा या इस पैसे का सही उपयोग नहीं हो पाएगा, तो देखिए अब बहुत सारे चेक एंड बैलेंस है। जी ऐसा नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का अगर सही रूप में देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कस्टोडियन होता है। और आज तक आपने देखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही, जब से उसकी स्थापना हुई है 1934 से, तब से ही बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उसके कर्तव्य में, उसके कार्यशैली में कभी भी बहुत विसंगतियां, और जी बहुत अच्छे तरीके से उसने इस देश को इतने सालों से सेवा दी है। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने हमारे जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उनको जी अच्छी जगह ही अ, उपयोग करने की कोशिश की गई है। जी अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो पैसा हम यूज करें वो एक उत्पादकता, जो मैंने आपको पहला स्तंभ बताया था प्रोडक्टिविटी, जी वो उस पे ही प्रोडक्टिविटी, खर्च होना है। मतलब जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े जी ताकि जिससे हम, रोजगार जनरेट हो। जी यस, रोजगार हो, आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, जी और जिससे अल्टीमेटली मतलब वो विकास के काम में यूज हो। जी कहने का मतलब ये। जी। प्रोफेसर साहब, और कुछ आप अपने तरफ से ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर देखिए, सबसे पहली बात आप देखेंगे, अगर हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा देश बहुत विविधताओं वाला देश है, जी जहाँ पे इतना चेंजेस, इतना परिवर्तन। तो देखिए हम एक, किसी भी वित्त मंत्री के लिए, मैं सरकार की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी वित्त मंत्री, आज मान लीजिए आप और हम में से भी अगर कोई वित्त मंत्री हो और बजट बनाने की कोशिश करें, तो हम ऐसा बजट बनाना बहुत मुश्किल है जो देश में सभी को खुश रख पाए। जी बस एक चीज, जो एक पैरामीटर हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो वित्त मंत्री हमेशा ध्यान रखते भी आए इस देश में,
कि जो भी बजट बने वो राष्ट्र के हितों को साधने वाला होना जी चाहिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा है, राष्ट्र में इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के बजट बनना चाहिए। और जो एक सबसे बड़ा जो इस बजट में हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जी रोजगार के कैसे संसाधन, रोजगार का कैसे सृजन किया जाए, जी इस पे भी बहुत ज्यादा हमें अभी ध्यान रखने की बात है। देखिए अभी है इस साल हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ बना रहे जी हैं, जिसको हमने अमृत आजादी का महोत्सव। महोत्सव का अमृत जी महोत्सव किया। और अब नेक्स्ट 25 साल बाद हम 100 साल बनाएंगे। जी तो ये भी कहा जा रहा है कि ये एक विजन डॉक्यूमेंट है जो अगले 25 साल की आर्थिक जो हमारी रूपरेखा है उसको तय करेगा। जी लेकिन उस आर्थिक रूपरेखा के केंद्र में जो है रोजगार होना चाहिए। क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखिए, जिसके पास रोजगार है जी और जो, और देखिए इस बजट में एक बहुत अच्छी चीज बात की, वो बात है हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। जी अगर आपके पास रोजगार है और दूसरे नंबर पे आपके घर के सभी लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, जी आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो जी समझ लीजिए आप उस विजन डॉक्यूमेंट जो अगले 25 साल का है उसके केंद्र में इन दोनों चीजों को जोड़। जो जी मैंने इस पूरे बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो जी यही निकाला कि आपका रोजगार सृजन जी और जो भी इस देश के नागरिक हैं उनके उनका हेल्थ। स्वास्थ्य, जी हेल्थ, वो केंद्र बिंदु होना चाहिए। जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने सही कहा। बेरोजगारी जैसे आज की समय की सबसे बड़ी चुनौती है, तो एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी जनरेशन चुनौती। पे फोकस्ड होनी चाहिए। प्लस में हेल्थ जो है, कोरोना की जिस तरीके से संकट आई, तो खैर हमारे सरकार ने और देश की सरकार ने जी इसमें सरकार ने एक चीज और की है, 60 लाख, जी 60 लाख जॉब्स अंडर प्रोडक्टिविटी लिंक स्कीम के तहत भी जनरेट करने की कोशिश की 14 सेक्टर्स में। जो हमने कहा था कि वोकल फॉर लोकल्स की बात कही थी कि जी हम जो अपने ग्रामीण परिवेश में और छोटे शहरों में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको कैसे उसकी ब्रांड एम्बल हम उसको कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे उसको प्रमोशंस करें, ताकि हमारे लोकल जो लोग हैं उनको उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज बिल्कुल। मिले। हम लोगों ने तो इसको देखा है प्रैक्टिकली सर। ग्रेटर नोएडा में जैसे हाँ हैंडीक्राफ्ट जो एग्जीबिशन आयोजित होता है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के हाँ अरुणाचल, मिजोरम, असम, हाँ आपको साउथ इंडिया, कई जगह से लोग आते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इंडिया के बाहर के अलग अलग देश के व्यापारी आते हैं। और प्रमोशन के लिए एक अच्छी फैसिलिटी होती है, जहां पर डायरेक्टली जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो अलग अलग कंट्रीज के व्यापारी हैं, उनको कनेक्ट करवाने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब आपने। धन्यवाद प्रोफेसर हाँ। साहब, आज की इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। धन्यवाद रोहित जी। और बस एक और मैं आपसे ये कहूंगा जी कि देखिए इस देश को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो बजट को कभी भी किसी राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए आलोचना तो हम हर चीज में ढूंढ सकते हैं, जी लेकिन हमें जरूरत है कि उसके अंदर क्या, बजट के अंदर क्या सकारात्मकता है और उस सकारात्मकता के साथ देश को कैसे राष्ट्र हित को साधते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल, ये सही कहा। और इसमें एक लाइन में और जोड़ करके इस चर्चा को हम लोग समाप्त करेंगे। बिल्कुल प्रोफेसर साहब ने सही कहा। देखिए हमारे यहाँ जो सरकार है वो हमारी चुनी हुई सरकार है। ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे ही भेजा है, जनता ने चुन कर, देश ने भरोसा जताया है। तो जब आ रहा है उनके तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट, तो देश के लिए आ रहा है, उसे उस हिसाब से देखा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। बाद में आने वाला समय तय करेगा कितना उचित हुआ या अनुचित हुआ, वो समय तय करेगा। प्रोफेसर साहब एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज के साथ, और हम देश दुनिया के तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे जो हमारे और आपके लिए आवश्यक है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज पे लाइक कर लें। धन्यवाद।